हेलो बच्चों। इस वीडियो में सेट 6 के खंड बा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह में दहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो बेटा प्रकाश विद्युत प्रवाह में दहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। तो बेटा दहली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर, ये बेटा लैम्डा नॉट बराबर डब्लू अपॉन न्यू नॉट। तो लैम्डा नॉट बराबर डब्लू अपॉन न्यू नॉट। तो बेटा दहली तरंगदैर्ध्य होती है वह अधिक से अधिक तरंगदैर्ध्य, वह अधिक से अधिक तरंगदैर्ध्य जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे उसे दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो वह अधिक से अधिक तरंगदैर्ध्य जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे उसे बेटा क्या कहते हैं, दहली तरंगदैर्ध्य। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डब्लू अपॉन न्यू नॉट। इसका मात्रक होगा मीटर, विमा हो जाएगी एल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग में आती है। तो बेटा हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग में आती है। तो बेटा परावैगनी भाग में जो श्रेणी आती है वो होती है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है बेटा, लाइमन श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो देखो बेटा एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है। देखो बेटा एक हेनरी की परिभाषा, तो बेटा एक हेनरी की परिभाषा क्या होती है, यदि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, प्राथमिक जो बेटा ये है कि प्राथमिक यदि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन होने से, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन होने से द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है बेटा। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन होने से द्वितीयक कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। तो 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर बट्टे सेकंड। तो बेटा समझ में आ गया होगा। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा से धारा के मान में परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई कर दें, यानी लंबाई उसकी दोगुनी कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा तार की प्रतिरोधकता जो होती है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तो लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या होगा कि तार को खींचने पर इसकी लंबाई दोगुना कर देने पर तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अगला बेटा क्वेश्चन है अपना कि 5 सेंटीमीटर लंबे, तो ये एल का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये बी का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा। तो बेटा एफ ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें एल का मान दे रखा है 5, बी का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁴, आई का मान दे रखा है 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर बेटा हमें एल कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 10⁻⁻² मीटर। बी का मान दे रखा है बेटा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। आई का मान दे रखा है 3 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻³ एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर बेटा सूत्र लाएंगे बल F बराबर आई वी एल। चूँकि आई वी एल साइन थीटा होता है,
IBL साइन थीटा होता है तो अधिकतम थीटा बराबर 90 होगा, तो 90 पर साइन का मान 1 हो जाए, तो आई का मान रख देंगे बेटा कितना है 3 गुणा 10⁻³ 13 दिया। बी का मान कितना है बेटा 2 गुणा 10⁻⁴, 2 गुणा 10⁻⁴ रख दिया। और एल का मान कितना है 5 गुणा 10⁻², तो बेटा यहाँ पर ये 5 गुणा 10⁻² रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10 और 10 का 3 में करें तो 30 हो जाएगा। और घातें टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा 9, 4 और 2 6 और 3 9। एक घात से एक जीरो हटा देंगे तो 3 गुणा 10⁻⁸ न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो बेटा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थीं वो ये थीं। पहली कमियां तो बेटा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बेटा कमियां ये थीं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, पहली कमी थी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो पहली बेटा पहली कमी क्या थी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी थी बेटा इसकी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बेटा पहली कमी क्या थी कि रदरफोर्ड का, दोनों कमी एक साथ देख लेते हैं। हाँ, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बेटा ये कमी आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर